बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। इमरान अपने कमरे के सीटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था, जबकि सुलेमान मार्केट गया हुआ था। चूंकि इन दिनों सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम ना था, इसलिए इमरान का ज्यादा वक्त फ्लैट में बैठे मुताले में ही गुजर रहा था। इमरान के हाथ में एक जदीद साइंसी रिसर्च पर मबनी रिसाला मौजूद था और वो इसे बड़े इन्हमाक से पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, लेकिन इसकी नजर वैसे ही रिसाले पर जमी रही। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे अल्फाज खुद बखुद उसके मुंह से निकल रहे हों। टाइगर बोल रहा हूं बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोला नहीं करता, धाड़ा करता है। कम से कम किसी तालीम बालगा के सेंटर में ही दाखिला ले लो ताकि तुम्हारी ग्रामर तो दुरुस्त हो सके, इमरान ने कहा। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद उसकी नजरें रिसाले पर जमी हुई थी। बॉस, क्या आप डॉक्टर नसीब अली को जानते हैं? दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने पहली बार रिसाले से नजरें हटाई। एक डॉक्टर नसीब अली को तो जानता हूं, वो भी हाल ही में रिटायर हुए हैं। एटॉमिक रिसर्च के शोबे में काम करते थे। क्यों? तुमने क्यों पूछा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। रिटायर नहीं बॉस, ऐसे जो अभी तक किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हो। दूसरी तरफ से कहा गया। हो सकता है कि हो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे एक इत्तला मिली है कि ग्रेटलैंड की कोई पार्टी डॉक्टर नसीब अली के बारे में तफसीलात हासिल करना चाहती है, ऐसी तफसीलात जिनकी मदद से उन्हें अगवा किया जा सकता हो। टाइगर ने कहा तो इमरान के चेहरे पर दिलचस्पी के तासुरात उभर आए। उसने रिसाला बंद करके वापस मेज पर रख दिया। ओके, कैसे इत्तला मिली है? तफसील बताओ, इमरान ने पूछा। बॉस, यहाँ एक क्लब है जिसे जाशान क्लब कहा जाता है। जाशान होटल के नीचे बना हुआ खुफिया क्लब। इस क्लब का मालिक ग्रेटलैंड का एक आदमी रिचर्ड है, जिसे किंग रिचर्ड कहा जाता है। वो बहुत ऊंचे पैमाने पर काम करता है। मेरे उससे ताल्लुकात हैं और इससे अक्सर मुझे इत्तलात मिलती रहती हैं। आज उसने मुझे खास तौर पर बुलवाया और फिर मुझे कहा कि ग्रेटलैंड की एक पार्टी यहाँ के एक डॉक्टर नसीब अली के बारे में ऐसी तफसीलात चाहती है जिनकी मदद से उन्हें खामोशी से अगवा कराया जा सके। लेकिन इस डॉक्टर के बारे में सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि वो पाकिस्तान की किसी लेबोरेटरी में काम करता है। ऐसी लेबोरेटरी जिसमें जदीद अंदाज के जंगी हेलीकॉप्टरों पर काम होता है, क्योंकि ये डॉक्टर नसीब अली जंगी हेलीकॉप्टरों के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं। जिस पर रिचर्ड ने मुझे बुलवाया और ये काम मेरे जिम्मे लगा दिया। मेरे मतलब का काम था, इसलिए मैंने ये काम हाथ में ले लिया ताकि असल पार्टी तक पहुंचा जा सके। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। इस रिचर्ड को तो मालूम नहीं है असल पार्टी के बारे में? इमरान ने पूछा। जी नहीं, मेरे पूछने पर उसे बताया कि इसे ये काम मिडल पार्टी ने दिया है। आजकल बॉस, असल पार्टी को छुपाने के लिए मिडल पार्टियां दरमियान में डाल दी जाती हैं और ये मिडल पार्टी तार की है। अलबत्ता इस मिडल पार्टी ने यह बताया है कि असल पार्टी का ताल्लुक ग्रेटलैंड से है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। फिर तुम कैसे मालूम करोगे? इमरान ने पूछा। बॉस, उन्हें किसी हद तक दुरुस्त मालूमात मुहैया कर दी जाए तो लामहला ये मालूमात असल पार्टी तक पहुंच जाएंगी और फिर वहां से मुतालिका लोग इस साइंसदान को अगवा करने यहाँ पर आएंगे तो इन्हें कवर किया जा सकता है, टाइगर ने कहा। लेकिन क्या इससे ज्यादा ये बेहतर नहीं कि दरमियानी पार्टी से असल पार्टी के बारे में मालूमात हासिल कर ली जाए? इमरान ने कहा। इसके लिए तारकी जाना पड़ेगा और दूसरी बात यह कि ये मिडल पार्टियां खुफिया रहती हैं, सिर्फ इनके मखसूस नाम इस्तेमाल होते हैं, असलियत कुछ और होती है, टाइगर ने जवाब दिया। अच्छा, बहरहाल पहले मैं मालूम कर लूं कि डॉक्टर नसीब अली साहब हैं कौन, फिर बात होगी। तुम कहां से बोल रहे हो? इमरान ने पूछा। मैं स्टार होटल के करीब एक पब्लिक फोन बूथ से बात कर रहा हूं, टाइगर ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसमीटर पर कॉल कर लूंगा, इमरान ने कहा और क्रेडल दबाकर इसने टून आने पर तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही सर दावर की मखसूस आवाज सुनाई दी। हकीर फकीर पुर तकसीर, बंदा नादां हिच मदान, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बल्कि बदवान खुद बोल रहा हूं। इमरान की जबान फिर रवा हो गई थी। फिर दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया।
और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या मुझे साइंसदान आजम जनाब सरदावर से बात करने का शर्फ हासिल हो रहा है? इमरान ने पूछा। हाँ, इस बार भी दूसरी तरफ से इंतहाई मुख्तसर से अंदाज में जवाब देते हुए कहा गया। तो इमरान ने एक बार फिर मुस्कुरा दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार तूने मेरी यास को उम्मीद में बदल ही दिया। अब तो मेरा कर्जा भी वसूल हो जाएगा, वरना आज तक तो जब भी पूछो कि आप सरदावर बोल रहे हैं तो जवाब मिलता है कि नहीं। या अल्लाह, तू वाकई रहीम करीम है कि आज तूने ना को हाँ में बदल दिया है। इमरान की जुबान रवा हो गई तो इस बार दूसरी तरफ से सरदावर बेइख्तियार हंस पड़े। अच्छा, तो तुमने मुझसे कर्जा वसूल करना है कोई? सरदावर ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, अब फिर मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा आपको। कमाल है, हैरत है कि इतना बड़ा कर्जा भी आपको याद नहीं रहा। इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। अच्छा, तो कर्जा बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? सरदावर ने हंसते हुए कहा। जितनी आगा सुलेमान पाशा की साबका तनख्वाहें हैं और अलाउंस भी, इमरान ने जवाब दिया। कितनी बनती हैं? आज बता ही दो, सरदावर ने हंसते हुए लहजे में कहा। ताजा तरीन आदात तो सुलेमान से मालूम करने पड़ेंगे, और सुलेमान मार्केट गया हुआ है, और जब वो मार्केट जाए तो फिर इसकी वापसी किस्मत से ही होती है, क्योंकि वो एक एक चीज खरीदने से पहले उसके बारे में बाकायदा मालूमात हासिल करता है। आलमी मंडी के भाव से लेकर मकामी मंडी के भाव, ड्यूटी और कमीशन से लेकर दुकानदार के मुनाफे तक तमाम मालूमात हासिल करने के बाद ही फैसला करता है कि क्या चीज कितनी मिकदार में और किससे खरीदी जाए। इसलिए इसकी वापसी की तो जल्द उम्मीद नहीं है। अलबत्ता अगर आप डॉक्टर नसीब अली साहब के बारे में बता दें, जो जंगी हेलीकॉप्टरों की किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं और इस पर बैनुल अक़वामी शोहरत भी रखते हैं, तो उनसे अलबत्ता पूछा जा सकता है। इमरान ने असल बात पर आते हुए कहा। डॉक्टर नसीब अली, जंगी हेलीकॉप्टरों पर अथॉरिटी? ओह, तो तुम्हें उनके बारे में पूछना था, लेकिन मसला क्या है? इस बार सरदावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ग्रेटलैंड वालों को उनसे मोहब्बत हो गई है, वो उनके कवायद जानना चाहते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओह, क्या मतलब? खुलकर बात करो, सरदावर ने कहा। अभी सिर्फ इतनी ही इत्तला मिली है कि उन्हें डॉक्टर नसीब अली के बारे में ऐसे कवायद चाहिए जिनकी मदद से उन्हें अगवा किया जा सके। मेरे जहन में तो डॉक्टर नसीब अली वो थे जो एटॉमिक रिसर्च से हाल ही में रिटायर हुए हैं, लेकिन ये कोई और साहब हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि ग्रेटलैंड वालों को डॉक्टर नसीब अली के जिंदा होने और यहाँ पाकिस्तान में मौजूद होने के बारे में कोई हतमी इत्तला मिल गई है। वेरी बैड, हम तो यही समझ रहे थे कि इन्हें असल वाकयात का इल्म ना हो सकेगा, सरदावर ने कहा। तो इमरान इनकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, इमरान ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर नसीब अली ग्रेटलैंड में ही काम करते थे, वहां उन्होंने जंगी हेलीकॉप्टरों पर एक इनकलाबी काम किया है, ऐसा काम कि जिनसे जंगी हेलीकॉप्टरों में इनकलाब आ सकता है। लेकिन वहां काम करते हुए इन्हें किसी तरह मालूम हो गया कि हुकूमत ग्रेटलैंड इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए अपने पास महफूज रखने के लिए उसके फाइनल होने के बाद उन्हें हलाक कर देना चाहती है, जिस पर उन्होंने वहां से फरार होने के बारे में मनसूबाबंदी शुरू कर दी, और इसके लिए उन्होंने खुफिया तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और फॉर्मूला किसी तरह से यहाँ भिजवा दिया। यहाँ जब इसका जायजा लिया गया तो इसे पाकिस्तान के दिफा के लिए भी इंतहाई मुफीद पाया गया, लेकिन मसला ये था कि इन्हें वहां से कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे फरार होकर आते तो ग्रेटलैंड के एजेंट इनका पीछा ना छोड़ते। इस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बाकायदा मनसूबाबंदी की। तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता कोई कार एक्सीडेंट जाहिर किया गया जिसमें डॉक्टर नसीब अली को हलाक जाहिर किया गया। फिर उनकी नाश सरकारी तौर पर ग्रेटलैंड से यहाँ पर लाई गई, ग्रेटलैंड के एजेंट के साथ थे। फिर यहाँ इनकी बाकायदा तौर पर तदफीन हुई, लेकिन ये सब कुछ असल ना था, न जाने किसे डॉक्टर नसीब अली बनाया गया था। बहरहाल ये ड्रामा कामयाब रहा और ग्रेटलैंड की हुकूमत मुतमईन हो गई। मुझे इस तफसील का इसलिए इल्म है कि डॉक्टर नसीब अली को पहले मेरे पास रखा गया था, फिर जब इनके फॉर्मूले के लिए खसूसी लेबोरेटरी तैयार हो गई तो वो वहां पर शिफ्ट हो गए और अब वहीं काम कर रहे हैं। और तुम अब कह रहे हो कि ग्रेटलैंड की पार्टी उन्हें अगवा कराना चाहती है। इसका मतलब है कि इन तक ये इत्तला पहुंच चुकी है कि डॉक्टर नसीब अली हलाक नहीं हुए, बल्कि जिंदा सलामत यहाँ पर मौजूद हैं, सरदावर ने तफसील बताते हुए कहा। तो इमरान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। ओह, फिर तो वाकई इंतहाई सीरियस मसला है। बहरहाल वो कहाँ है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे खुसूसी तौर पर मालूम करना पड़ेगा, सरदावर ने कहा।
अब आप मालूम करें ताकि मैं चीफ से कहकर इनकी हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम कराऊं। इमरान ने कहा, ठीक है, तुम 1 घंटे बाद दोबारा फोन करना, सर दावर ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। यह तो इंतहाई सीरियस मसला है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर रिसाला उठाकर इसने दोबारा उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद इसने दोबारा रिसीवर उठाया और सर दावर के खुसूसी नंबर डायल कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, सर दावर की मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। क्या डिग्रियां हर बार बतानी जरूरी होती हैं? सर दावर ने कहा। जिनके पास होती हैं वो क्यों ना बताएं, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सर दावर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। वाकई ऐसी डिग्रियां पाकेशिया में बस तुम्हारे पास हैं, हम बेचारे कहाँ इस काबिल। बहरहाल डॉक्टर नसीब अली के बारे में मालूमात मिल गई हैं। वो T1 लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। चूंकि ये लेबोरेटरी एटॉमिक लेबोरेटरी के एरिया में है, इसलिए इसके हिफाजती इंतजामात फुल प्रूफ हैं, सर दावर ने कहा। डॉक्टर नसीब अली के खानदान के अफराद भी क्या वहीं रहते हैं, इमरान ने पूछा। डॉक्टर नसीब अली ने ग्रेटलैंड में शादी की थी। उनकी बेगम ग्रेटलैंड की थी, जो एक बच्ची को जन्म देकर वफात पा गई। इसके बाद उन्होंने शादी ही नहीं की। अलबत्ता इनकी लड़की वहीं ग्रेटलैंड में ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और उसे भी यही मालूम है कि डॉक्टर नसीब अली वफात पा चुके हैं। वो लड़की तदफीन के वक्त यहाँ पर पाकेशिया भी आई थी और फिर वापस चली गई। डॉक्टर साहब मुल्क कौम की खातिर अपनी इकलौती बेटी से जुदाई भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सर दावर ने कहा। वो वाकई अजीम इंसान हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसकी जजा देगा। आप बस इतनी मेहरबानी करें कि उन तक ये इत्तला पहुंचा दें कि वो किसी भी सूरत में इस लेबोरेटरी से बाहर ना निकलें, इमरान ने कहा। ऐसे ही होगा, लेकिन असल तशवीश की बात यह कि ग्रेटलैंड को ये इत्तला कैसे पहुंच गई कि डॉक्टर नसीब अली जिंदा हैं, सर दावर ने कहा। इस बारे में मालूमात हासिल कर ली जाएंगी। फौरी तौर पर मसला इनकी हिफाजत का है, इमरान ने कहा। ओके, मैं इन तक पैगाम पहुंचा दूंगा, खुदा हाफिज, सर दावर ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर उठकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि लिबास तब्दील करके दानिश मंजिल जा सके। वो संजीदगी से इस केस पर काम करने का फैसला कर चुका था। टेलीफोन की घंटी बजती ही ऑफिस टेबल के पीछे बैठे हुए लॉर्ड बर्नार्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो ग्रेटलैंड के ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी थे, बल्कि उनके इख्तियारात इस कदर थे कि ग्रेटलैंड का प्राइम मिनिस्टर भी इनके इख्तियारात के मुकाबले में कोई हैसियत ना रखता था। लेकिन लॉर्ड बर्नार्ड इंतहाई बाअसूल आदमी थे, इसलिए वो अपने इख्तियारात को कभी नाजायज अंदाज में इस्तेमाल करने का सोच भी ना सकते थे। और ये भी सब जानते थे कि लॉर्ड बर्नार्ड अपने साथ किसी भी किस्म की बेअसूली बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह थी कि ना सिर्फ ग्रेटलैंड का शाही खानदान बल्कि आला तरीन हुक्काम भी उनकी बेपनाह इज्जत करते थे। और ना सिर्फ ग्रेटलैंड बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतें भी लॉर्ड बर्नार्ड की असूल पसंदी से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए पूरी दुनिया में उनकी हर जगह बेहद इज्जत की जाती थी। यस, लॉर्ड बर्नार्ड ने भारी लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से इनके मिलिट्री सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। ओके, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा, और फिर क्लिक की आवाज सुनते ही वो खुद ही बोल पड़े। यस सर, मैं लॉर्ड बर्नार्ड बोल रहा हूँ। इनका लहजा मौतबाना था क्योंकि वो बहरहाल मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे और वो इन सब मरातिब का खुद भी ख्याल रखते थे। लॉर्ड साहब, एक इंतहाई अहम मामला डिस्कस करना है, आप बराए मेहरबानी मेरे ऑफिस आ जाएं। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की नरम आवाज सुनाई दी। यस सर, मैं हाजिर हो रहा हूँ, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उन्होंने रिसीवर रखा और फिर मेज पर मौजूद फाइलें बंद करके उन्होंने एक साइड पर रखी और उठकर ऑफिस के उकवी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चूंकि उनका ऑफिस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में ही था और इनके ऑफिस के करीब ही था, इसलिए वो पैदल ही वहां आते जाते रहते थे। थोड़ी देर बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दाखिल हुए। आइए लॉर्ड साहब, तशरीफ रखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और लॉर्ड बर्नार्ड सलाम करके प्राइम मिनिस्टर के सामने कुर्सी पर बैठ गए। आपको फैबियन सोसाइटी के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक खुसूसी लेटर आया है, आप पहले इसे पढ़ लें। प्राइम मिनिस्टर ने सामने मौजूद एक कागज उठाकर लॉर्ड बर्नार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो लॉर्ड बर्नार्ड ने खामोशी से कागज लिया और फिर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो इसे पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात भी उभरते चले जा रहे थे। हैरत अंगेज, लॉर्ड बर्नार्ड ने कागज पढ़कर इसे वापस मेज पर रखते हुए कहा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से मैंने हॉटलाइन पर इस सिलसिले में बात की है।
उन्होंने मुझे इसराइली हुकूमत की तरफ से गारंटी दी है कि फैबियन सोसाइटी आइंदा ग्रेटलैंड की हुकूमत या शाही खानदान के खिलाफ किसी सूरत भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि फैबियन सोसाइटी सिर्फ यहूदी कॉज के लिए काम करेगी और ये काम ग्रेटलैंड से बाहर करेगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन क्या काम करेगी, इसकी तफसील बताई है उन्होंने, लॉर्ड बर्नार्ड ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछी थी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तफसीलात लॉर्ड लॉक्सन से हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से उन्हें फैबियन सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो लॉर्ड बर्नार्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसका मतलब है कि अब फैबियन सोसाइटी को इसराइल की सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई है, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। हाँ, इसराइल की तरफ से चेयरमैन की तैनाती से तो यही जाहिर होता है। लेकिन अगर फैबियन सोसाइटी ग्रेटलैंड के मफादात के खिलाफ काम नहीं करती तो फिर हमें क्या एतराज है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। एतराज तो वाकई नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी वक्त ग्रेटलैंड के मफादात के खिलाफ फैबियन सोसाइटी ने ग्रेटलैंड के बाहर कोई काम कर लिया तो फिर, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। इसकी गारंटी सरकारी सतह पर इसराइली हुकूमत ने दे दी है, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, फिर हमें क्या एतराज हो सकता है, बल्कि हमारा एक मुस्तकिल सरदर्द खत्म हो जाता है, लॉर्ड बर्नार्ड ने मुतमईन लहजे में कहा। जी हाँ, इसलिए मैंने बाकायदा काबीना से मंजूरी भी ले ली है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ठीक है जनाब, मैं तमाम सरकारी तंजीमों को ऑर्डर भिजवा दूंगा कि वो फैबियन सोसाइटी के खिलाफ काम करना बंद कर दें, और लॉर्ड लॉक्सन से भी बात कर लूंगा, लॉर्ड बर्नार्ड ने जवाब दिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया तो लॉर्ड बर्नार्ड उठे और सलाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में वापस पहुंच गए। उन्होंने ऑफिस में बैठे ही बैठे इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से इनकी लेडी सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज सुनाई दी। लॉर्ड लॉक्सन से बात कराएं, जहां भी वो हो, लॉर्ड बर्नार्ड ने तेज और तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन के तासुरात नुमाया थे। प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें जो कुछ बताया था वो बज़ाहिर दुरुस्त लग रहा था, लेकिन ऐसा अचानक फैसला उनके हलक से उतर ना रहा था। इनका तजर्बा बता रहा था कि फैबियन सोसाइटी के बारे में इसराइली हुकूमत की जमानत और फिर सोसाइटी के अपने अगराज़ मकासद की तब्दीली के पीछे लामहला कोई अहम बात है जिसे ये लोग जाहिर नहीं कर रहे, और वो यही बात जानना चाहते थे। लॉर्ड लॉक्सन को वो जाती तौर पर जानते थे और उन्हें भी ये मालूम था कि लॉर्ड लॉक्सन कट्टर यहूदी है और उसके गहरे राब्ते इसराइली हुकूमत से है, लेकिन उन्हें ये मालूम ना था कि फैबियन सोसाइटी का असल हेड लॉर्ड लॉक्सन भी हो सकता है। गो के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें यही बताया था कि इसराइल ने अब लॉर्ड लॉक्सन को तैनात किया था, लेकिन वो जानते थे कि किसी लॉर्ड को सोसाइटी का चेयरमैन इस तरह अचानक नहीं बनाया जाता। लामहला इसका सोसाइटी में पहले से होल्ड होता है। अभी वो बैठे ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी, तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। लॉर्ड लॉक्सन अपने महल में मौजूद हैं और लाइन पर हैं जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो लॉर्ड लॉक्सन, मैं बर्नार्ड बोल रहा हूँ, लॉर्ड बर्नार्ड ने नरम लहजे में कहा। हेलो लॉर्ड बर्नार्ड, मुझे आपसे गुफ्तगू करके बेहद मुसर्रत हो रही है। मुझे इत्तला मिल चुकी है कि आपकी मुलाकात जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से हो चुकी है। वैसे आप हर लिहाज से मुतमईन रहें, फैबियन सोसाइटी अब ना सिर्फ ग्रेटलैंड के मफादात के खिलाफ कोई काम ना करेगी, बल्कि ग्रेटलैंड के मफादात के लिए अपनी जानों का नजराना भी दे देगी, क्योंकि हम लोग बहरहाल ग्रेटलैंड ही के बाशिंदे हैं, लॉर्ड लॉक्सन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लॉर्ड लॉक्सन, पहले तो मेरी तरफ से फैबियन सोसाइटी के चेयरमैन नामजद होने पर मुबारकबाद कबूल करें। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हो चुकी है, लेकिन लॉर्ड लॉक्सन, मैं इस अचानक काया पलट की असल वजह जानना चाहता हूँ। लॉर्ड बर्नार्ड ने अपनी आदत के मुताबिक बराह रास्त बात कर दी। ये सोसाइटी के बड़ों का अपना फैसला था, उन्होंने हालात के मुताबिक ही फैसला किया है। बहरहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। लॉर्ड लॉक्सन, आप जानते हैं कि मैं साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ। फैबियन सोसाइटी तवील अरसे से ग्रेटलैंड के लिए दर्देसर बनी रही है, इसलिए अब आपको किसी ऐसे इकदाम की मिसाल देनी होगी जिसके तहत मैं वाकई इस नतीजे पर पहुंच जाऊं कि आइंदा सोसाइटी ग्रेटलैंड के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेगी, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। आप किस किस्म का इकदाम चाहते हैं, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। कोई ऐसा इकदाम जिससे फैबियन सोसाइटी की ग्रेटलैंड के साथ हमदर्दी और ताउन साबित हो जाए, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। मुझे आपकी तबीयत से अच्छी तरह वाकफियत है, इसलिए मुझे आपकी इस बात से कोई हैरत नहीं हुई, और मुझे यह भी मालूम है कि अगर आपने फैबियन सोसाइटी को कबूल ना किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ ना कर सकेंगे।
इसलिए मैं वाकई आपको इस मामले में मुतमईन करना चाहता हूँ। आप मुझे ऑफिस में वक्त दें, क्योंकि ये बात इंतहाई अहम और खुफिया है, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। ठीक है, तशरीफ ले आएं, मैं आपका मुंतजिर हूँ, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को लॉर्ड लॉक्सन के बारे में हिदायत दी और तकरीबन निस्फ घंटे के बाद लॉर्ड लॉक्सन ऑफिस में मौजूद थे। लॉर्ड बर्नार्ड ने इनका इंतहाई खुशदिली से इस्तकबाल किया। हाँ, अब बताएं लॉर्ड लॉक्सन, आप क्या कहना चाहते हैं? रस्मी सलाम दुआ के बाद लॉर्ड बर्नार्ड ने अपने असल मतलब पर आते हुए कहा, क्योंकि वो बेहद मसरूफ रहते थे और इनका एक एक लम्हा कीमती होता था, इसलिए वो जल्द अज जल्द बराह रास्त मामलात को निपटाने के आदी थे। लॉर्ड बर्नार्ड आपको जंगी हेलीकॉप्टरों के सिलसिले में एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर नसीब अली तो याद होगा, जो एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया था और जिसकी नाश पाकिस्तान ले जाकर इसकी तदफीन कर दी गई थी, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। तो लॉर्ड बर्नार्ड चौंक पड़े। हाँ, काफी पहले की बात कर रहे हैं आप, मुझे याद है, लेकिन लॉर्ड बर्नार्ड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उन्हें लॉर्ड लॉक्सन की बात समझ में ना आई हो। वो साइंसदान हलाक नहीं हुआ था, ये सारा ड्रामा पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खेला था और अब आपको बताने में कोई हर्ज नहीं कि इसमें मदद फैबियन सोसाइटी ने की थी। गो के पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये मालूम ना था कि इनकी इमदाद फैबियन सोसाइटी ने की है, लेकिन असल में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि फैबियन सोसाइटी ना चाहती थी कि ग्रेटलैंड इस फॉर्मूले को मुकम्मल करके ऐसा जंगी हेलीकॉप्टर तैयार करे जो कि नाकाबिले तस्खीर हो। फैबियन सोसाइटी इस वक्त ग्रेटलैंड को हर लिहाज से कमजोर देखना चाहती थी, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। तो लॉर्ड बर्नार्ड के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। मुझे मालूम है लॉर्ड लॉक्सन कि आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन अब आपकी तरफ से इसका हवाला देने का क्या मकसद है? आप क्या चाहते हैं? लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान से इस साइंसदान को वापस ले आएं। वो इस फॉर्मूले पर यकीनन काम कर रहा होगा और अब मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कोई मफाद हासिल हो, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। तो लॉर्ड बर्नार्ड बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या फैबियन सोसाइटी का पाकिस्तान से टकराव हो चुका है? लॉर्ड बर्नार्ड ने तेज लहजे में कहा। यह आपने कैसे अंदाजा लगाया है? लॉर्ड लॉक्सन के लहजे में हैरत के तासुरात थे। आप मेरी बात का जवाब दें, फिर मैं वजाहत करूंगा, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। हाँ, पाकिस्तान में हमारा खुसूसी असलहे के हसूल का नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके बारे में इत्तला स्पेशल एजेंसी को मिल गई। स्पेशल एजेंसी के एस सेक्शन का चीफ ऑस्टिन और उसका साथी डेविड और बाकी अफराद वहां गए। वहां फैबियन सोसाइटी का खास आदमी सिडनी था। उन्होंने सिडनी को तलाश करना था। सिडनी वहां की एक मकामी लड़की से मिलता रहता था। इन दोनों ने वहां जाकर इस मकामी लड़की को अगवा करके उस पर तशद्दुद किया और वो अस्पताल पहुंच गई। ये लड़की पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एजेंट अली इमरान की अजीजा थी। वो इमरान इस लड़की से मिला और उससे इसे फैबियन सोसाइटी, सिडनी और इस पर तशद्दुद करने वालों का इल्म हुआ। उसने स्पेशल एजेंसी के ऑस्टिन और इसके साथियों को पकड़ लिया, जबकि सिडनी काफिरिस्तान फरार हो गया। इमरान ने ऑस्टिन और इसके साथियों को छोड़ दिया, जबकि सिडनी को काफिरिस्तान में अगवा कराकर इससे सारा नेटवर्क मालूम कर लिया और फिर वहां की सेंट्रल इंटेलिजेंस ने सारा नेटवर्क तबाह कर दिया। सबको गिरफ्तार कर लिया गया और असलहे के स्टोरों पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह एक लिहाज से फैबियन सोसाइटी मफलूज होकर रह गई, जिस पर फैबियन सोसाइटी के बड़ों ने फैसला किया कि फैबियन सोसाइटी के मकासद को तब्दील किया जाए और नतीजा आपके सामने है, लॉर्ड लॉक्सन ने तफसील बताते हुए कहा। तो ये असल बात है जिसकी वजह से अचानक ये काया पलट हुई है और इसी बिना पर आपने इस साइंसदान वाली बात भी ओपन की है। लेकिन लॉर्ड लॉक्सन, क्योंकि इस साइंसदान को आपकी मदद से वहां पहुंचाया गया था, इसलिए अब इसे वापस बुलाना भी आपकी सोसाइटी का काम होगा। हुकूमत ग्रेटलैंड इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं करेगी, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। क्या मतलब? साइंसदान तो हुकूमत का था, हमारा तो नहीं था, और फॉर्मूला भी हुकूमत के काम आना है, हमारे नहीं, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। हम इस फॉर्मूले पर काम बंद कर चुके हैं। दूसरी बात यह कि हुकूमत ग्रेटलैंड किसी सूरत भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करना चाहती। इस अली इमरान को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, वो इंतहाई खतरनाक तरीन आदमी है, इसलिए हमारी तरफ से मामला खत्म समझिए। हाँ, अगर आप इस साइंसदान को किसी तरह वापस ला सकें तो फिर मुझे यकीन आ जाएगा कि आपकी फैबियन सोसाइटी वाकई ग्रेटलैंड की हमदर्द है, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। ओके, ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा, लॉर्ड बर्नार्ड ने कहा। तो लॉर्ड लॉक्सन उठकर खड़ा हो गया। बहरहाल आप पाकिस्तान तक ये इत्तलात ना पहुंचने देंगे, लॉर्ड लॉक्सन ने कहा। आप बेफिक्र रहिए, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, लॉर्ड बर्नार्ड ने भी उठते हुए कहा। और लॉर्ड लॉक्सन ने इस बात में सर हिलाते हुए मुसाफा किया
ओपे तेज से कदम उठाते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए, जबकि लॉर्ड बर्नार्ड एक तवील सांस लेकर वापस कुर्सी पर बैठे और साथ ही उन्होंने अपने ऑफिस सेक्रेटरी को कॉल कर लिया। ऑफिस सेक्रेटरी के आने पर उन्होंने तमाम एजेंसी और सरकारी महकमों को सर्कुलर भिजवाने की हिदायत दी कि आज के बाद फेबियन सोसाइटी के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया जाएगा। अब फेबियन सोसाइटी ग्रेटलैंड की हमदर्द सोसाइटी है। और फिर ऑफिस सेक्रेटरी के जाने के बाद उन्होंने फाइल उठाई और उस पर झुक गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।